हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हैं और आज एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। सो आज का द हिंदू एडिटोरियल का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, एक बार जल्दी से कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबलरी के साथ और पहला वर्ड है हमारा स्टबनली। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं, इनको बहुत अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा ज़रूर बहुत अच्छे से, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टबन, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट और पग्नेशियस। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? ये सब उन लोगों को बोलते हैं जो बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, जो लोग बहुत ही रिजिड होते हैं, जो लोग बहुत ही इनफ्लेक्सिबल होते हैं। एक बार जो सोच लिया तो सोच लिया, आप किसी की बात नहीं मानते, बदल नहीं सकते। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? स्टबर्न, एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट और पग्नेशियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत बार एग्जाम में आए। तो ये सारे फॉर्म्स कौन से हैं? एडजेक्टिव फॉर्म्स। और जब एडजेक्टिव के साथ एलवाई लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो आपका एडवर्ब बन जाता है। तो स्टबनली क्या हो गया? एडवर्ब। इसका मतलब कोई इंसान को बदलना बहुत ही मुश्किल है भाई, उससे डील करना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही ज़िद्दी इंसान है वो। टेनेशियसली, ऑब्स्टिनेटली, इसका मतलब है बहुत ही ज़िद्दी पने से। एंटोनिम्स, एडजस्टेबली, वो एडजस्ट कर रहा है। प्लाएबली, वो आपकी बात मान रहा है। तो ये क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। तो जो कंप्यूटर है उसने बहुत ज़िद्दी तरीके से मना कर दिया रिस्पॉन्ड करने से रीस्टार्ट कमांड को। आप बार बार रीस्टार्ट कमांड दे रहे थे, लेकिन वो कंप्यूटर इतना ज़िद्दी हो गया था कि वो रीस्टार्ट हो ही नहीं रहा था। अगला वर्ड है डिसकंसर्टिंगली। फिर से एडजेक्टिव के साथ एलवाई लग गया, फिर से पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? बताइए। राइट, इट्स एन एडवर्ब। इसका मतलब है एक ऐसी चीज़ जो आपको ना परेशान कर दे, ऐसा तरीका जो आपको परेशान कर दे, आपको अनकंफर्टेबल बना दे, आपको चिंतित कर दे, दैट इज डिसकंसर्टिंगली। डिस्ट्रेसिंगली, अनसेटिंगली मीन्स आपको परेशान कर देने वाला या उस तरीके से। एंटोनिम्स क्या हो गए? एनकरेजिंगली, आपको एनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। हर्टिंगली मतलब आपको एक तरीके से आपको और ज़्यादा मोटिवेशन दे रहा है। तो अचानक से जो वेदर चेंज हुआ वो डिसकंसर्टिंगली, बहुत परेशान कर देने वाला, वो अनप्रडिक्टेबल था, पता ही नहीं चल रहा था। अगले पल ही बारिश हो रही थी, फिर गर्मी हो रही थी और फिर इतनी तेज़ ठंड हो रही थी। तो ये जो वेदर चेंज था, अच्छा ये चीज़ों को क्या बोलते हैं? ये जिस तरीके से वेदर होता है इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। वोलाटिलिटी का मीनिंग क्या हो गया? वेदर में जो वोलाटिलिटी आ रखी है, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऊपर नीचे जो वेदर हो रहा है। अगले शब्द पे आते हैं प्रिकेरिटी। लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और वो वर्ड है प्रिकेरियस। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लेंगे। लास्ट में OUS है तो ये एडजेक्टिव है। प्रिकेरियस मीन्स अगर आपकी सिचुएशन प्रिकेरियस है तो आप बहुत अनस्टेबल सी सिचुएशन पे हो, आपको पता ही नहीं है अगले ही पल क्या हो जाए, आप बहुत खतरे वाली सिचुएशन में हो। उस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं? प्रिकेरियस। और उसकी स्टेट को क्या बोलते हैं? प्रिकेरिटी। इनस्टेबिलिटी, अनरिलायबिलिटी, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते किसी चीज़ पे, अगले ही पल कुछ भी हो सकता है। एंटोनिम्स क्या होगा? श्योरनेस, भाई कंफर्म है कि कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी है। तो जो अनसर्टेन जॉब मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, ये एक खतरे का सेंस क्रिएट कर देता है अभी अभी जो ग्रेजुएट्स हैं उनके मनों में। आउटलुक, आपका नज़रिया क्या है कि आगे क्या होने वाला है, वो आपका आउटलुक है। आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या होगा? मेरा आउटलुक ऐसा है। तो द लाइकली फ्यूचर सिचुएशन, प्रॉस्पेक्ट, फोरकास्ट, आपको क्या लग रहा है, संभावना किस चीज़ की है। एंटोनिम्स, इम्प्रोबेबिलिटी, कोई भी चांस नहीं है उस चीज़ के होने का। अनलाइकलीहुड, कोई चांस नहीं है होने का। तो जो इकोनॉमिक आउटलुक है, जो इकोनॉमी को लेके आगे की संभावनाएं हैं वो अच्छी लग रही हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है, बिजनेस अब ग्रो कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका नाउन है। अगले वर्ड पे आते हैं डिजीइंग। डिजी फील करना मीन्स बहुत ही अजीब सा फील करना, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको करना क्या है, आप एकदम कंफ्यूज हो चुके हो। तो डिजीइंग क्या हो गया? वो चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर दे, उसको क्या बोलते हैं? डिजीइंग। ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। तो कॉज समवन टू फील अनस्टेडी, कंफ्यूज और अमेज, किसी को एकदम चक्कर दिला देना, कंफ्यूज कर देना। बिविल्डरिंग, गिडिंग, मतलब आपको एकदम से परेशान कर देना है, ये क्या हो गया? ये वाली जो चीज़ होती है ना, वो डिजीइंग होती है। एंटोनिम्स एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये जो हैरान कर देने वाले जो स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट जो ऊपर नीचे जा रहा है, इसकी वजह से बेचारे इन्वेस्टर्स जो हैं अनसर्टेन हो गए, उनको पता ही नहीं फ्यूचर में क्या होगा। दे हैव बिकम वेरी अनसर्टेन। स्पाइरलिंग क्या होता है? ऐसे, इसको बोलते हैं स्पाइरलिंग। मीन्स कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ये नेगेटिव टोन का शब्द है। इसका मतलब क्या? कोई नेगेटिव चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरलिंग। क्विकली गेटिंग वर्स, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उसको कंट्रोल करना। वर्स नहीं, खराब पे खराब होती जा रही है, डिटेरियोरेटिंग, बहुत ही ख़राब हो गई है, स्पाइरलिंग। एंटोनिम्स, कॉन्वलेसिंग, रेक्यूपरेटिंग, मतलब वो चीज़ रिकवर कर रही है, हेल्दी होती जा रही है, चीज़ें अच्छी होती जा रही है। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ख़राब होती जा रही थी, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ थे वो चिंतित थे। V1 + ing है तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म + ing तो ये है ही है। अगले शब्द पे आते हैं ब्लास्फेमस। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार ये वर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, इट्स एन एडजेक्टिव। ब्लास्फेमस का मतलब क्या होता है? कोई आप बहुत ही खराब चीज़ कर रहे हो, आप ऐसी चीज़ जिस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमस। फॉर एग्जांपल, कुछ टाइम पहले कुछ डोरमैट्स बनाए थे किसी कंपनी ने, और वो जो डोरमैट्स थे, वो जो पायदान थे, उनमें गणेश जी की पिक्चर लगाई हुई थी। तो वो जो है एक बहुत ही ब्लास्फेमस एक्ट था, मतलब शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन। सेक्रिलिजियस, प्रोफेन, मतलब वो चीज़ जो डिसरिस्पेक्ट शो करे। एंटोनिम्स क्या हो गए? रेवरेंट, रिस्पेक्टफुल है, पायस है, पवित्र है। तो कॉमेडियन के जो ब्लास्फेमस जोक्स थे, वो जोक्स थे जो रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे थे भगवान का या रिलीजन का। इसकी वजह से जो कुछ ऑडियंस में मेंबर्स थे वो बहुत ही ऑफेंड हो रहे थे, वो बहुत ही बुरा मान रहे थे। अगले वर्ड पे आते हैं रूफुली। रूफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ ly लग गया तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, इट्स एन एडवर्ब। तो रूफुली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मतलब एक तरीके से कि आपको ना बहुत ज़्यादा उस बात का ख़राब लग रहा है कि आपने वो चीज़ करी, आप सोच रहे थे काश ऐसा होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का ब्रेकअप हो गया, अब उसे लग रहा है यार मेरी वजह से ब्रेकअप हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको मैंने क्यों ऐसा उसके साथ बिहेव किया। तो आपका तरीका क्या है? आपका तरीका है रूफुली। वोफुली, रिसेंटफुली, मतलब आपके अंदर एक तरीके से पश्चाताप है। एंटोनिम्स क्या हो गए? चीयरफुली, जोवियली, आप बहुत खुश हो। तो जेम्स ने सॉरी फील करते हुए विश किया कि काश यार मैं पढ़ाई कर लेता, जब उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी, मुझे करनी चाहिए थी। ऐसा जेम्स ने फील किया, ऐसा विश किया। समझ आ रही है वो क्या आप सभी को? चलिए, अगला वर्ड डिसकॉन्सोलेट। डिस आ गया ना, ये जो डिस होता है ना, ये नेगेटिव होता है, इसकी टोन नेगेटिव होती है, एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। तो डिसकॉन्सोलेट का मीनिंग क्या हो गया? कोई इंसान जो बहुत नाखुश है, वो बहुत ज़्यादा, उसको सुकून देने की भी कोशिश कर रहे हो तब भी उसे सुकून नहीं मिल रहा, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? डिसकॉन्सोलेट। डेस्पोंडेंट, डोलफुल मीन्स बहुत ही दुखी, बहुत ही सैड, बहुत ही ग्रीवियस कह सकते हैं, इन ग्रीफ कह सकते हैं, दुख में कोई इंसान हो। एंटोनिम्स बायंट, खुश, अपबीट, खुश। तो जो दुखी म्यूजिशियन था उसने एक बहुत ही दुख भरी मेलोडी प्ले करी पियानो में। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में ये शब्द बता रहा है, तो ये वर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है कैचअप विद। कैचअप विद का मीनिंग क्या होता है? अगर पुलिस के लिए यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है? उसको पनिश करके, उसको ढूंढ के पनिशमेंट दे दिया। अगर आप किसी दोस्त के साथ यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है किसी से मिलना। आई विल कैच अप विद यू सून, मतलब मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा। सेट ऑफ, किसी चीज़ को शुरू करना, आप किसी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो, किसी यात्रा को स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सेट ऑफ, यू सेट ऑफ ऑन अ जर्नी। कुछ ईडियम्स हैं। पहला है हैव योर वर्क कट आउट। इसका मतलब है आपके पास कुछ बहुत मुश्किल काम आ गया है करने के लिए, यू हैव समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। टर्न योर बैक ऑन समवन, ये आप खड़े थे, ये कोई बच्चा आपसे मदद मांगने आया या कोई भी इंसान आपसे मदद मांगने आया, आपने अपनी पीठ कर ली इसकी तरफ, इसका मतलब आपने उसको हेल्प करने से मना कर दिया। एट लार्ज, इसका मतलब क्या है? अगर
कि कोई डेंजरस चीज़ लार्ज पे है, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है। यहाँ पे जो पैसेज में जो इडियम यूज़ हुआ है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हुआ है। इसका मतलब क्या है, एट लार्ज का मीनिंग क्या है कि वो इंसान फ्री है। वो इंसान को फ्री नहीं होना चाहिए था, उसको बंद होना चाहिए था, जेल में होना चाहिए था, कहीं होना चाहिए था, लेकिन वो इंसान क्या है, फ्री है। मतलब वो डेंजरस थिंग आपके चारों ओर घूम रही है। ब्रिंग समवन टू बुक, इसका मतलब है उसको पनिशमेंट देना, उसको बताना कि उसने जो गलत आचरण किया वो क्यों किया। दैट मीन्स यू आर पनिशिंग हिम, मीन्स यू आर ब्रिंगिंग हिम टू बुक। समझ आइए वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल के साथ। पहला आर्टिकल हम रीड करेंगे, दूसरा आर्टिकल हम स्किम करेंगे। एक रिक्वेस्ट करूँगी फिर से सभी को, एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक और शेयर दोनों कर दें। प्रोहिबिटिव गेन्स, गेन्स का मीनिंग क्या होता है, फ़ायदे, बढ़ोतरी। प्रोहिबिटिव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपको रोके। तो गेन्स रोकने वाले गेन्स, अभी देखते हैं ऑथर ने क्या लिखा हुआ है, तब हमें टाइटल का मीनिंग समझ में आएगा। राइजिंग फूड प्राइसेस, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, खाने के दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, मे अफेक्ट, ये किसके ऊपर प्रभाव डालेंगे, ऑलरेडी वीक कंजम्पशन ऑफ गुड्स है। मतलब ऑलरेडी लोग सामान कम खरीद रहे हैं, कंजम्पशन जो है गुड्स का, डिमांड जो है गुड्स की वो कम है। अब महंगाई भी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑथर की जो टोन है यहाँ पे कैसी लग रही है, ऑथर की टोन नेगेटिव लग रही है। ऑथर क्या लग रहे हैं, कंसर्न्ड लग रहे हैं। कह रहे हैं ऑथर वैसे ही मार्केट में डिमांड नहीं है, लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे, लोग खरीद नहीं रहे चीज़ों को, अब महंगाई और बढ़ जाएगी तो क्या होगा, चीज़ें और रुक जाएंगी। इसको पढ़ के हमें टाइटल का मीनिंग समझ में आया। गेन्स का मतलब यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, गेन्स का मतलब है यहाँ पे महंगाई जो बढ़ रही है, ये जो महंगाई बढ़ रही है ये लोगों को क्या कर रही है, रोक रही है और खर्चा करने से। मतलब मार्केट में डिमांड को, मार्केट में कंजम्पशन को और कम कर रही है। चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। लेट्स लुक एट इट। इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय, जो महंगाई नापी गई किसके द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, CPI के द्वारा। एक्सपेक्टेडली, उम्मीद थी कि ये क्विकन हो गई, क्विकन मीन्स बढ़ गई, और ये कितनी पहुंच गई, 4 मंथ हाई, 4 महीने के सबसे हाई पे पहुंच गई दिसंबर में। विद द मेजर ऑफ गेन्स, जो महंगाई बढ़ी है फूड प्राइसेस में, खाने के दामों में, एक्सेलरेटिंग, ये तेज़ी से बढ़ रही है, एट अ रिलेटिवली फास्टर पेस, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जो महंगाई है सीरियल्स में, आपके अनाज में और आपकी दालों में, ये स्टबनली ज़िद्दी तरीके से स्टिकी हो रखी है, बनी हुई है, मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फूड प्राइसेस में महंगाई बढ़ गई है, दाल हो गई, अनाज हो गए, इसमें महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है, और ओवरऑल जो महंगाई है वो 4 मंथ के हाई पे पहुंच चुकी है। वाइल हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन, जो महंगाई है टिकड अप मीन्स इंक्रीज्ड, जो ओवरऑल महंगाई है वो बढ़ गई 14 बेसिस पॉइंट से, 14 बेसिस पॉइंट्स मीन्स 0.14% से। फ्रॉम नवंबर्स लेवल, नवंबर के लेवल से 0.14% इंक्रीज हो गया, 5.69% हो गया। प्राइस गेन्स मेजर्ड बाय, जो महंगाई मेजर की गई कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के द्वारा, नहीं हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन तो इतना हो गया, और जो महंगाई मेजर की गई CPI के द्वारा, ये कितनी बढ़ गई, एक्सेलरेटेड बाय इंक्रीज बाय 83 बेसिस पॉइंट्स मीन्स 0.83% बढ़ गई। फ्रॉम द प्रिसीडिंग मीन्स पिछले महीने की रीडिंग से 0.83% बढ़ गई, और ये 9.53% हो गई दिसंबर में। द अपसर्ज मीन्स बढ़ोतरी, जो महंगाई में बढ़ोतरी हुई वो ज़्यादा किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा बढ़ोतरी हुई, सीरियल्स, अनाज के द्वारा, जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है फूड और बेवरेजेस ग्रुप का। फूड मीन्स आप जो खाना खाते हो, बेवरेजेस जो आप ड्रिंक्स लेते हो, दैट लॉक्ड, जिसमें कितनी महंगाई आई सीरियल्स में, 9.93% की महंगाई आई।
तो पूरे पैराग्राफ में आपको डेटा दिया हुआ था, इसमें इतनी महंगाई हुई, इसमें इतनी महंगाई हुई। ओवरऑल जो मेन आइडिया था वो यही था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। चलो कुछ कुछ ग्रामर देखते हैं अब। लेट्स लुक एट सम ग्रामर पार्ट नाउ। एक तो मुझे ये बता दो 4 मंथ हाई, मंथ्स क्यों नहीं लिखा हुआ। एक मुझे ये बता दो ये सही है क्या, रिलेटिवली फास्टर पेस, इज दिस राइट और रॉन्ग। एक मुझे ये बता दो ये मेन वर्ब है या एडिशनल वर्ब है। ये भी मुझे बता दो ये मेन वर्ब है या एडिशनल वर्ब है। एक मुझे रीडिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। एक मुझे ये बता दो ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। चलो एक मुझे ये बता दो मेजर्ड मेन वर्ब है या एडिशनल वर्ब है, क्विकन्ड मेन वर्ब है या एडिशनल वर्ब है। एवरीवन देखो, इन्फ्लेशन जो किसके द्वारा मेजर किया गया, इन्फ्लेशन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो इन्फ्लेशन जो इसके द्वारा मेजर किया गया। तो इन्फ्लेशन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेजर्ड कौन सी वर्ब है, एडिशनल वर्ब है। ये जो महंगाई है ये बढ़ गई, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये है, तो ये मेन वर्ब है, ये एडिशनल वर्ब नहीं है। तो मेजर्ड एडिशनल वर्ब थी, क्विकेंड मेन वर्ब थी। सिमिलरली यहाँ पे भी प्राइस गेन्स कौन से जो इसके द्वारा मेजर किया गया, तो प्राइस गेन्स एडिशनल मेजर्ड जो थी वो एडिशनल वर्ब थी, एक्सेलरेटेड जो थी वो मेन वर्ब थी। प्राइस गेन्स बढ़ गए, कौन से प्राइस गेन्स जो इसके द्वारा मेजर किया गया था। जो कौन से का आंसर देता है या नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो एडिशनल वर्ब होती है। तो दोनों जगह मेजर्ड जो है एडिशनल वर्ब ही था। 4 मंथ हाई, नंबर यूनिट एडजेक्टिव। जब भी नंबर यूनिट एडजेक्टिव हो या नंबर यूनिट नाउन हो तो वो यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए मंथ यहाँ पे सिंगुलर आया। रिलेटिवली लिखा हो, कंपैरेटिवली लिखा हो, उसके आगे हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। जिन लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हैं बेटा, एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ज़रूर पढ़ लेना। तो रिलेटिवली के आगे फास्टर नहीं क्या आएगा, रिलेटिवली के आगे फास्ट आएगा। रीडिंग क्या है, एपोस्ट्रॉफी एस हमेशा नाउन के लिए होता है, तो रीडिंग इसका मतलब क्या है, नाउन है। अब एक्चुअल में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है जो कि किसका रोल प्ले कर रही है, नाउन का। जब भी V1 प्लस आईएनजी नाउन का रोल प्ले करती है उसको हम जेरेंड बोलते हैं। तो रीडिंग क्या हो गया, जेरेंड हो गया। वॉज ड्रिवन, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है, आपका पैसिव वॉइस है। और एक कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है, ये आपके सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। पढ़ लिया सभी ने, चलो देखते हैं। हालांकि वो जो स्पीड थी, पेस का मतलब क्या होता है, पेस इज स्पीड। तो हालांकि वो जो स्पीड थी, पेस इज स्पीड वॉज मार्जिनली लोअर, हल्की सी, मार्जिनली मीन स्लाइटली, बहुत हल्की सी ही कम थी 10.3% की स्पीड से, जिसको देखा गया नवंबर में। द की सब ग्रुप, जो मेन सब ग्रुप है, की मीन्स मेन, जिसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, द स्टेपल्स। स्टेपल्स मीन्स जो मेन फूड है हमारा, मेन फूड क्या है, चावल, गेहूँ और कोर्सर। कोर्सर मीन्स मोटे अनाज जो होते हैं। तो मोटे अनाज जो हैं इन सब में क्या देखा गया, कॉन्टिन्यू टू रजिस्टर, लगातार इन्होंने मंथ ऑन मंथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब ऐसा महंगाई का रेट दिया जिसने बहुत ही ना के बराबर सुकून दिया घरों को। लिटिल मीन्स ना के बराबर। डिस्कॉन्सर्टिंगली मतलब दुख की बात है ये, डिस्कॉन्सर्टिंग मीन्स दुख भरे तरीके से। सिक्वेंशियल प्राइस गेन्स, जो बैक टू बैक महंगाई बढ़ती जा रही है। एसिलरेटेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी किसके केस में, सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी जवार के केस में और बाजरा के केस में। 63 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.63% बढ़ा जवार, और बाजरा कितना बढ़ा, 1.06% रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जवार का है, ये बाजरा का है, नवंबर के मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन रेट्स अगर नवंबर से कंपेयर करें। दीज टू कोर्स सीरियल्स, ये जो मोटे अनाज हैं इनको कंज्यूम किया जाता है, इनको खाया जाता है मोर वाइडली, सबसे ज़्यादा इन द रूरल हिंटरलैंड। रूरल मीन्स गांव वाले एरियाज़ में, हिंटरलैंड मीन्स इंटीरियर एरियाज़ में। तो जो एरियाज़ बहुत इंटीरियर में हैं, गांव में हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको, बाजरे को और ज्वार को खाया जाता है। इनमें दोनों में महंगाई आ गई है। और कौन लोग खाते हैं, पर्टिकुलरली बाय दोज
और वो लोग इनको खाते हैं ऑलरेडी फेसिंग, जो ऑलरेडी वेरिंग मीन्स अलग अलग तरह के खतरे में है। प्रिकेरिटी मीन्स सिचुएशन ऑफ डेंजर, प्रिकेरिटी मीन्स अनसर्टेनिटी की डिग्रीज में है, मतलब उनको पता ही नहीं अगले पल क्या हो जाए उनके साथ। प्राइस गेन्स इन पल्सेस, जो दालों में महंगाई हुई है वो दालें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स होती हैं वेजिटेरियन घरों में। वेजिटेरियंस को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दालों से मिलता है। ये दालें भी बढ़ गई, इनमें भी महंगाई बढ़ गई। 43 महीने का हाई इनमें अचीव हुआ और 20.7% दालों की महंगाई बढ़ गई। तो इस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या था कि खाने के सामान में बहुत महंगाई बढ़ गई है, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मोटा अनाज हो, सब महंगे होते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? विद द करंट राबी सीज़न, अभी जो राबी सीज़न चल रहा है उसमें जो पल्सेस को बोआ जा रहा है, जनवरी 12 का डेटा मांगे तो वो लगभग 8% कम है 2023 के पीरियड से। मतलब 8% कम क्या किया जा रहा है? पल्सेस को बोआ जा रहा है, मतलब आउटपुट भी कम होगा, पल्सेस की उपज भी कम होगी। तो जो आउटलुक है, जो संभावनाएं हैं कि उनके प्राइसेस क्या होने वाले हैं आने वाले महीनों में, ये फार फ्रॉम रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग मीन्स जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे, फार मीन्स बहुत दूर है, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है कि दालों का दाम और बढ़ने वाला है। महंगाई ईयर ऑन ईयर, हर साल की जो महंगाई है वेजिटेबल के प्राइसेस में, सब्जियों के दामों में, उसने भी क्या किया है? डिजिंग, डिजिंग मीन्स परेशान कर देने वाला। तो इसने भी हैरान कर देने वाला, लगभग 10 परसेंटेज पॉइंट्स, 10% बढ़ गई है। अपसर्ज मीन्स उछाल आया 10% का नवंबर के लेवल से। और ये जो सब्जियों का दाम है ये 5 महीने की हाई स्पीड पे पहुंच चुका है। 27.6% की महंगाई हो चुकी है सब्जियों में। टमाटर और प्याज अगेन लेड द चार्ज, सबसे आगे ये महंगाई में टमाटर का दाम और प्याज का दाम। विद देयर प्राइसेस, टमाटर और प्याज तो 33% तो टमाटर का दाम बढ़ चुका है और अनियंस का, प्याज का दाम 74% बढ़ चुका है अगर दिसंबर 2022 के लेवल से कंपेयर करें तो। हाउएवर, लेकिन रिफ्लेक्टिंग द सीजनल वोलेटिलिटी, सीज़न के हिसाब से भी अगर देखेंगे किस सीज़न में दाम बढ़ता है, किस सीज़न में दाम कम होता है। वोलेटिलिटी मीन्स चेंज ऑफ प्राइसेस। तो जो चेंज आता है दैट वेजिटेबल प्राइसेस, जो वेजिटेबल प्राइसेस जिसके आगे प्रोन है, प्रोन मीन्स उनके साथ होता ही होता है, कमज़ोर है इसके आगे, मतलब वेजिटेबल का प्राइस कभी फिक्स नहीं रहता, सीज़न के हिसाब से होता है। प्राइसेस ऑफ बोथ द किचन स्टेपल्स, प्राइसेस जो हैं दोनों ही किचन में जो मेन एलिमेंट होता है, एज वेल एज द ब्रॉडर सब ग्रुप, इस पूरे के पूरे सब ग्रुप की बात करें, पूरे की पूरी वेजिटेबल के ग्रुप की बात करें या अनियन और टमाटोज की बात करें, इन सब में क्या देखने को मिला? सीक्वेंशियल डिफ्लेशन। मतलब अगर सिर्फ इस सीज़न से कंपेयर करें तो सीज़न के हिसाब से तो चलो थोड़ा बहुत तो डिफ्लेशन देखने को मिला है, क्योंकि वेजिटेबल का प्राइस सीजनल वोलेटिलिटी पे इफेक्ट होता है, मतलब सीज़न चेंज होता है तो वेजिटेबल्स का प्राइस चेंज होता रहता है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत डिफ्लेशन तो देखने को मिला है। चलिए लास्ट पैराग्राफ पर और पढ़ेंगे। डिफ्लेशन मीन्स महंगाई में पढ़ लिया सभी ने? अच्छा मुझे एक बात बताओ, समझ में आ रहा है ना सभी को? मुझे हर किसी का आंसर चाहिए कमेंट में। समझ में आ रहा है ना? एडिटोरियल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक हैबिट बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए एडिटोरियल कभी किसी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। वाइल द मंथ ऑन मंथ डिफ्लेशन, जो महंगाई में कमी आई है ओवरऑल वेजिटेबल प्राइस में, अगर सारे वेजिटेबल प्राइस को कंबाइन कर लें तो महंगाई की कमी कितनी आई है? 5.3% का डिफ्लेशन हुआ है, महंगाई कम हुई है। जो दाम है आलू का, प्याज का और टमाटोज़ का, टमाटर का, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कम हो गया है नवंबर से। 5.9% पोटैटोज़ का प्राइस कम हुआ है, 16% अनियंस का और 9.4% टमाटोज़ का।
स्टिल फिर भी जो एवरेज रिटेल प्राइस है, जो ओवरऑल एवरेज रिटेल प्राइस में सबको एवरेज कर दें तो ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द 23 फूड आइटम्स, इनमें से ज़्यादातर आइटम्स को अगर देखें जिनको मॉनिटर किया जाता है, जिनको जांच रखी जाती है डेली बेसिस पे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा कॉन्टिन्यूज टू, तो अगर सारे आइटम्स का एवरेज निकालें तो जो एवरेज है अभी भी वो ज़्यादा है। अगर हम जनवरी 14 के डेटा की बात करें, एक साल के पहले वाले डेटा से रिफ्लेक्टिंग, ये क्या दिखाता है कि चैलेंज जो है, जो मुश्किल है पॉलिसी मेकर्स के आगे, जो वो मुश्किल का सामना करने वाले हैं किस चीज़ को रोकने में, कंटेनिंग मीन्स रोकने में, किस चीज़ को, फूड के प्राइस में जो महंगाई है। विद हाउस होल्ड्स, घरों में ज़्यादातर जो स्पेंड लार्जर शेयर्स, उनका जो ज़्यादा बड़ा शेयर होता है उनके पैसे का, इनकम का, वो खाने पे ही खर्च होता है। और अगर ये कॉस्ट बढ़ती रही, खाना महंगा होता रहा, तो एक बहुत ही रियल रिस्क है, बहुत ही रिस्क है दैट द नॉक ऑन इम्पैक्ट, कि इसका इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा, इसका प्रभाव किस चीज़ पे पड़ेगा। नॉक ऑन का मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से नेगेटिव। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा, ऑलरेडी वीक कंजम्पशन पे, कि ऑलरेडी लोगों का कंजम्पशन कम है, ऑलरेडी लोग बाकी खर्चा नहीं कर रहे क्योंकि फूड महंगा होता जा रहा है, तो सारा पैसा उनका खाने में ही जा रहा है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कंजम्पशन पे, और इससे क्या होगा, डीरेल हो जाएगा। डीरेल मीन्स पटरी पे से उतर जाएगा। इसका मतलब है चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। द ब्रॉडर ग्रोथ मोमेंटम, जो बड़े लेवल की जो ग्रोथ की स्पीड है वो पटरी पे से उतर जाएगी, मतलब स्पीड कम हो जाएगी हमारी इकोनॉमी में। लास्ट लाइन, एंड विद द स्पायरलिंग क्राइसिस, स्पायरलिंग मीन्स खराब होता हुआ, तो खराब होती हुई जो प्रॉब्लम है, मतलब बढ़ती हुई जो प्रॉब्लम है वेस्ट एशिया में, ये इन्फ्यूज़ कर रही है, ये डाल रही है क्या, एक नई तरह की अनसर्टेनिटी, नई तरह का डेंजर ये डाल रही है ग्लोबल ट्रेड को लेके, कि दुनिया में ट्रेड कैसा होगा, दुनिया में एनर्जी की कॉस्ट क्या होगी। तो पॉलिसी मेकर्स के पास हैव देयर टास्क कट आउट, मतलब उनका काम जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। हैव योर टास्क कट आउट मीन्स अब आपका काम बहुत मुश्किल है। तो टोन कैसी थी हमारी, कंसर्निंग थी, ऑथर बहुत परेशान थे, और ऑथर की टोन कैसी थी, क्रिटिकल। देखो क्रिटिकल के दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो होता है किसी की बुराई करना, वो भी सही है, अगर ऑथर किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो भी टोन क्रिटिकल होती है, और अगर ऑथर किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, इवैल्यूएटिव टोन जब होती है तो वो भी क्या होती है, वो भी क्रिटिकल होती है, कि हम इवैल्यूएट करें कि इसके ये अच्छी चीज़ें हो रही है, ये ख़राब चीज़ें हैं, ये ख़राब चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे। तो उस तरह की टोन को भी हम इवैल्यूएटिव या क्रिटिकल टोन बोलते हैं। क्लियर सभी को रीडिंग वाला आर्टिकल? अच्छा, एक चीज़ और, सभी को पता है ना कि परफेक्शन कोर्स पे सभी को 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। आज 15 तारीख है तो लास्ट डे है उसका, इसके बाद ही ऑफ़र एक्सटेंड नहीं होगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट परफेक्शन कोर्स और मॉक टेस्ट, तीनों की तीनों चीज़ें करना चाहते हैं मेरे साथ, वो सभी के सभी लोग, आज लास्ट डे है 30% का, तो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा लेंगे और कोड क्या लगाएंगे, NB30, और क्लासेस में आना स्टार्ट करेंगे। आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो आपकी फ्राइडे से स्टार्ट होंगी। अभी आप लोगों को फ्राइडे से पहले पहले क्या करना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो आपको परफेक्शन कोर्स में दिया हुआ है, और ग्रामर ग्रंथ कोर्स में जो आपको टेंसेस दिया हुआ है, वो आपको कंप्लीट करना है। और मुझे बताना भी है कि आप कितने लोगों ने टेंसेस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ग्रामर ग्रंथ का, और चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर दिया है परफेक्शन कोर्स का। यस, तुरंत की तुरंत ऑफ़र में सब्सक्रिप्शन लेके इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करना है, और फ्राइडे से आपको लाइव क्लास में आना है 9 बजे रोज़, 9 AM एवरी डे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं स्किमिंग पे। ये कहाँ मिलेगा, वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। आप यस ऑफिसर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। इसमें आपको इंग्लिश का सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है तो एक्सक्लूसिव ले लेना, कंप्लीट भी ले सकते हो, इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, और सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है तो एक्सक्लूसिव भी ले सकते हो। कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी है, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज का आंसर देगी। चलो अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे। क्लोज़र टू क्लोजर, ख़त्म होने के हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। क्लोजर मीन्स ख़त्म होना, क्लोजर मीन्स नज़दीक आना, तो ख़त्म होने करने की किसी चीज़ को हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो टेरर नेटवर्क्स को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं, डिसमेंटल मीन्स ख़त्म करना, जड़ से तोड़ देना एक तरीके से। तो नेटवर्क्स टेरर के जो हैं, जो आतंकवाद के नेटवर्क्स हैं, उनको हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हम उन लोगों को एकदम उनकी पावर छीन लें, वो लोग जो टॉप पर हैं और वो लोग जो इनको चलाते हैं। स्किमिंग करेंगे, मुझे ओवरऑल मीनिंग बताना है ना, रीडिंग मत करना, स्किमिंग करनी है।
पढ़ लिया सभी ने, स्किमिंग कर ली, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ है, जो कानून के लंबे हाथ हैं, उन्होंने फाइनली सवाद को पकड़ लिया, जो कि एक फ्यूजिटिव था। फ्यूजिटिव किसको बोलते हैं? भगोड़े को। जो कि बहुत ही ख़राब केस में, नोटोरियस में जो बहुत नेगेटिवली फेमस हो, बहुत ही ख़राब केस में, जिसमें हाथ को काट दिया था एक कॉलेज प्रोफेसर के, केरला के इस एरिया में। 13 साल बाद उसको पकड़ा गया है। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उसको अरेस्ट किया। वो पहला अक्यूज था, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, जो कि एक विलेज से था, नॉर्थर्न केरला के कन्नूर से, जहाँ पे वो एक फेक आइडेंटिटी के साथ रह रहा था जनवरी 10 को। एजेंसी अब उसको, उसकी कस्टडी को ले लेगी, जिससे कि पूरा का पूरा अब उनका जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के बारे में पता लगा सके। जिस ऐसा विश्वास किया रहा था कि उस पूरे के पूरे नेटवर्क ने प्लान किया था प्रोफेसर के साथ, जो भी किया उन्होंने, बहुत ही जो गलत किया, जुलाई 2010 में। और उसी पूरे के पूरे नेटवर्क ने सवाद को छुपने में मदद की थी। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने प्रोफेसर को टारगेट किया था जब वो अपने घर वापस जा रहे थे चर्च से। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया था, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही ब्लास्फेमस मीन्स किसी रिलीजन को नेगेटिव लाइट या किसी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करना। तो उन्होंने एक बहुत ही डिसरिस्पेक्ट करते हुए प्रॉफिट को लेकर कुछ पेपर बनाया था। इसलिए वहाँ के लोगों ने, या उन एक्सट्रीमिस्ट ने, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, जो रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर थे, उन्होंने उनको टारगेट किया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा प्रोफेसर का कोई मकसद नहीं था। उन्होंने तो बस एक पैसेज लिया था एक ऐसे से, जो कि एक स्क्रीन प्ले है, जिसको मलयालम फिल्म मेकर ने लिखा था। तो उन्होंने वहाँ से एक पैसेज लिया, उस पैसेज का क्वेश्चन पेपर बना दिया, मतलब एक तरीके से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बना दिया। अब वहाँ के लोगों के, जो रिलीजन के जो एक्सट्रीमिस्ट, जो लोग कट्टर थे, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, और उन्होंने उस प्रोफेसर को टारगेट किया और उसका एक हाथ काट दिया। ऐसे पैराग्राफ पढ़ के तो हम टीचर्स को डर लग जाता है। हाँ, कहीं आप लोग तो ऐसा कुछ नहीं प्लान कर दोगे, मेरा कोई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऐसा हो गया तो। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। स्किमिंग करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द स्टेट वॉज एबल टू, स्टेट ने इस बात को तो इंश्योर कर दिया कि इस इंसिडेंट की वजह से लड़ाई ना हो जाए, दंगे ना हो जाएं, कम्युनिटीज़ के आपस में टेंशन्स ना हो जाएं। लेकिन इसके लिए बहुत सारे ऐसे नुकसान हुए, लॉसेस हुए उस प्रोफेसर को, जो मतलब बहुत ही इरिवर्सिबल थे। क्या क्या गलत हुआ प्रोफेसर के साथ? कैथोलिक चर्च जो था, जो उस कॉलेज को मैनेज कर रहा था, जहाँ पे वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने अपना बैक पीठ कर दी उनकी तरफ, मतलब उनको एक तरीके से निकाल दिया, उनको एक तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया आने से, सर्विस देने से, उनको टर्मिनेट कर दिया गया सर्विस से, उनको वापस बुलाया गया जिस दिन उनका रिटायरमेंट था। चलो ये तो पॉसिबल हो गया था, लेकिन बहुत ही ये चीज़ किस चीज़ की वजह से हुई? क्योंकि उनकी जो डिसकॉन्सोलेट वाइफ, मतलब उनकी वाइफ इतनी जो बहुत दुखी थी, उनकी वाइफ, उन्होंने सुसाइड कर लिया, और बहुत ही ख़राब चीज़ें हुई उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने झेला, जैसा कि वो याद करते हैं अपनी चीज़ों में, जो कि उन्होंने एक मेमोयर भी लिखा, 1000 Cuts to 2020, ऐसे करके उन्होंने पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट भी लिखा। फिर उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन लिया 2011 में। हालांकि जेल हो गई 19 लोगों को जो अक्यूज़ थे अलग अलग ऑफेंसेस के लिए। उन लोगों को भी उन ऑफेंसेस को भी इंक्लूड किया गया कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में भी 2 फेस ट्रायल भी हुआ। लेकिन सच्चाई ये है, जो मेन इंसान था जिसके ऊपर इल्ज़ाम था, वो अभी भी क्या है, अभी भी वो एट लास्ट प्रिवेंटेड इट्स क्लोजर, मतलब वो अभी भी इस केस को ख़त्म नहीं होने दे रहा है। मतलब इसका मतलब केस अभी भी चल रहा है, जो मेन था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। फिर एजेंसी ने क्या किया? एजेंसी ने अनाउंस किया कि 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा कोई भी इंसान अगर सवाल पे इन्फॉर्मेशन देता है तो। ऐसा भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अनाउंस किया। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे।
स्किमिंग करनी है, रीडिंग नहीं करनी किसी को भी। चलो आगे। उनका जो अरेस्ट हुआ इसकी वजह से फोकस शिफ्ट हो गया उन षड्यंत्रकारियों पे जिन्होंने इस पूरे असॉल्ट का, इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड बनाया था, और उन लोगों पे जिन्होंने उनकी हेल्प करी थी। अब ये जो है पूरा का पूरा इंडिया का एक स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था, जिसको किस चीज़ में मेटामॉर्फोसिस कन्वर्ट हो गया नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट में, और फिर उसके बाद पीएफआई बन गया। तो उसने जो किया, जो मेन एलिमेंट है इसको बंद करने का, इसके रीसर्जेंस को अवॉइड करने का, मतलब इसके बढ़ने को रोकने का, इन अनदर अवतार लाइज इन, तो दूसरे अवतार में कहीं इसका कोई और अवतार ना बन जाए, कोई और ग्रुप का फॉर्म ना ले ले। तो अगर रोकना है तो मेन चीज़ क्या है, रोकना है तो मेन चीज़ है कि इस पूरे के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना होगा, जो उसके सपोर्टर्स उनको ख़त्म करना होगा। प्रोफेसर जोसेफ जो है, जैसे कि उनके शब्द कहते हैं, उन्होंने बोला कि अब उनके अंदर कोई इल विल, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कोई बदले की भावना नहीं है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप सिर्फ फुट सोल्जर्स पे लोगे, इससे शांति और हार्मनी नहीं आएगी। मतलब उन्होंने बोला कि जिन्होंने मेरे पे अटैक किया, अगर आप सिर्फ उनके ऊपर एक्शन लोगे ना तो उससे कोई शांति नहीं आएगी। आपको इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तभी सोसाइटी में शांति आएगी, तभी किसी और के साथ वो नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ। उसके लिए जो ये पूरा का पूरा नेटवर्क हैंडल करते हैं लोग, उन लोगों को पनिशमेंट देना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये अपना काम करती रहे, और जो मेन इसमें लोग हैं उनको पनिशमेंट दे। जो टेरर नेटवर्क है जिसने पूरा का पूरा इतना घिनौना इस अटैक को, पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा, उसको तो पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा, तभी कुछ ना कुछ होगा। सिर्फ फुट सोल्जर्स में जिन्होंने अटैक किया उनको मारने से कुछ नहीं होगा, जड़ों तक जाना पड़ेगा, पूरे नेटवर्क को ख़त्म करना पड़ेगा। समझ में है दोनों आर्टिकल्स? ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है सभी के लिए, एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा, लेटर को भी रीड ज़रूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए, मैच द कॉलम्स। क्वेश्चन करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, या कोई चीज़ जो आपको प्रोटेक्ट करती है। अब ये मुझे कैसे पता चला? वैसे इसका तो आंसर 5th भी हो सकता था, लेकिन ये 5th आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं हो सकता। हमेशा पार्ट ऑफ स्पीचेस भी चेक किया करो। अब इसका मीनिंग ये होगा, अगर मुझे इसका मीनिंग ना भी पता हो ना, आपको भी नहीं पता हो, आप इसको सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच से भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मीनिंग भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही होगा। ये भी नहीं हो सकता, 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 सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। ऐसी ट्रिक्स आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करती हैं। तो बोल्स्टर करना मीन्स किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना, टेपिड मीन्स फीका सा, मल करना किसी चीज़ को सोचना, स्टिमिंग किसी चीज़ को रोकना। तो 2, 5, 1, 3 एंड 4 स्कोर्स एवरीवन। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में देना ही देना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि कम से कम आप 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में दे ही दें। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एडिटोरियल को अटेंड करते हैं तो ये चीज़ मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ। जो बच्चे देंगे उनमें से एक बच्चे को एक बुक भी गिफ्ट की जाएगी, बट मेक श्योर दैट यू राइट द मीनिंग्स। ठीक है, चलो, तो ये था। आई होप फ्राइडे से पहले आप सभी लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 परफेक्शन क्लासेस का और ग्रामर ग्रंथ का टेंसेस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम फ्राइडे से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 30% का डिस्काउंट, इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। 15 तारीख है, 15 तारीख आज लास्ट डे है। 5 बजे से पहले पहले आपको सब्सक्रिप्शन अगर ले लोगे, या आपको तीनों बैचेस मिल जाएंगे। कोड आपको क्या लगाना होगा? NB30। आप yesofficer.com पे जाओगे, येस ऑफिसर की वेबसाइट पे जाओगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पे आपको निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव लोगे तो आपको इंग्लिश का मिल जाएगा। कोड आपको क्या लगाना है? NB30। इससे आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यू विल गेट 30% डिस्काउंट फ्रॉम NB30। आप 12 महीने का भी ले सकते हो, 24 मंथ्स का भी ले सकते हो। 24 मंथ्स वाला आपको सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है, सारे टीचर्स से पढ़ना है, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जिसमें आपको सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। इसके लिए आपको कोड निमिषा ही लगाना पड़ेगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, या फिर इंग्लिश विद निमिषा बंसल और एक कॉन्टेंट निमिषा बंसल, इन दोनों टेलीग्राम्स को ज्वाइन कर लो। आपको सारी क्लासेस का PDF, सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा। एंड आप सभी का दिन खूब अच्छे से निकले आज। बहुत सारी आप पढ़ाई करो, बहुत सारी मेहनत करो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। थैंक यू एवरीवन।